नीचे वाला क्वेश्चन रेड एक्सिस का एंगल एक वेक्टर इधर रखना रेड एक्सिस इधर वेक्टर कौन सा हो जाएगा ठीक है cos थीटा ये नोट कर लिया मैंने का मैसेज क्या हाँ हाँ हुआ आएंगे फिर देखता हूँ मेरा नंबर उस फॉर्म में सेव्ड है फिर कैसे करोगे चलो चलो जी आज शुरू करते हैं पिछले चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रह गया वो निपटा लेते हैं उसके बाद शुरू करते हैं पिछले वाले में हमारा रह गया था सर्कुलर मोशन मामूली सा एक छोटा सा हेडिंग डालिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत आसान है जो लॉ मोशन शुरू हो गया ना अभी हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भविष्य तो हमारे छुट्टी रहेंगे थे चालू हो टेस्ट वाले दिन सबके सारे शादियां कुएं पूजने सारे हो जाते शुरू हाँ वो भी देख जानबूझ के गंदी आइसक्रीम खाई ताकि बीमार हो जाओ टेस्ट ना देना पड़े हे भगवान देखिए अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है 9th क्लास वाले पार्ट है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सब जगह कांस्टेंट है मान लो यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है तो यानी स्पीड सब जगह कैसी है कांस्टेंट है लेकिन आप देखो हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्यों वेलोसिटी होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन अब क्योंकि हर बार डायरेक्शन बदल रही है इसका मतलब क्या बदल रही है वेलोसिटी बदल रही है और वेलोसिटी के बदलने को क्या कहते हो आप एक्सेलरेशन तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो एट एवरी सक्सेसिव पॉइंट इसकी क्या बदलेगी डायरेक्शन और डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या बदलेगी वेलोसिटी के बदलने को क्या बोलते हो एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एक लाइन लिख के छोड़ दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is said to be accelerated. अब कुछ टर्म्स आएंगी जो लीनियर अभी तक हमने क्या पढ़ा लीनियर मोशन में हमने स्पीड पढ़ी एक्सेलरेशन पढ़ा वेलोसिटी पढ़ी सब कुछ पढ़ा सेम अब सर्कुलर मोशन में आ जाएगा जैसे सबसे पहले वर्ड आता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले आप क्या देख रहे थे डिस्प्लेसमेंट कौन सी डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट अब कौन सी आ गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है और यहां P पॉइंट पर है और कितना एंगल कवर कर चुकी है θ1 और यहाँ टाइम कितना है लेट अस से t डेल्टा t टाइम में थोड़े से टाइम और में यानी यहाँ टाइम हो गया t प्लस डेल्टा t उसमें ये यहाँ से θ2 एंगल कवर कर लिया ठीक है जी इसको हम d थीटा ही बोल सकते हैं फिलहाल के लिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले कहाँ थे यहाँ अब कहाँ पहुंच गए यहाँ समझो बात ये आपका ओरिजिन है आपने मोशन स्टार्ट किया यहां से तो इनिशियली आप x1 डिस्प्लेस्ड थे कुछ देर में आप यहां से यहां आ गए अब आपका डिस्प्लेस वो आपका पोजीशन हो गया x2 ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया x2 पहले कहां खड़े थे x1 कितना डिस्प्लेस हो गए AB कितना डिस्प्लेस हो गए AB x2 माइनस x1 पहले यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये थोड़ा सा टेढ़ी हुई बेटा अभी तो आसान से चीज शुरू करी सामान पटकना शुरू कर दिया मंजोलिका कैसे घुस गई पहले बॉडी का ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट कितना था θ1 बिल्कुल कंपेयर करके चलो
थोड़ी देर में घूम के कितना हो गया थीटा 2। अगर मैं तेरे से कहूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है तो तू बोलेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। खत्म। डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगल। पहले चीजें सीधी चलती थी तो मीटर में नापते थे, अब चीजें गोल गोल घूमेंगी तो एंगल में नापेंगे। और एंगल किसकी यूनिट क्या आएगी? रेडियंस। तो इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन। ठीक है जी, लिख लीजिएगा फटाफट। लिखिएगा हर चीज ना, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। मैं अभी वो चीजें करानी शुरू करी नहीं है, फिलहाल मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लूँ। तो ये जो लाइन आप लेंगे ये स्ट्रेट लीजिएगा प्लीज फिलहाल। बाद में हम इसको कवर कर लेंगे कि अगर यहाँ से शुरू होगा तो क्या, यहाँ से शुरू होगा तो क्या, वो बाद में करेंगे। अभी सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी। कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। हो सकता है हमारा जो टाइम है यहाँ से शुरू हो जाए, उस टाइम हम एंगल वगैरह और तरीके से ले लेंगे, थोड़ा सा मामूली फर्क आएगा, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है इसमें, छोटे बच्चों वाला काम। एक बात बताओ, अगर ये डी थीटा छोटा सा है, डी थीटा इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एंगल, है ना। ये हो गई आर्क की लंबाई एस, ये हो गया रेडियस। तो एंगल किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। बस ये ध्यान रखिएगा, इन चीजों को भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस कर। तो अगर तुम्हें ऐसे लिखना है डेल्टा थीटा, तो लिख सकते हो डेल्टा एस बाय आर, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस तो उतना ही रहेगा, यहां से यहां आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ गई, लीनियर लेंथ आ गई। बस लिखो आप, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई रेडियन, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। जब हमने चैप्टर शुरू करा था तो डिस्प्लेसमेंट के बाद वर्ड क्या पढ़ा था आपने? डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या क्या पढ़ा था? वेलोसिटी। तो आपने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी, अब आप पढ़ोगे एंगुलर वेलोसिटी। कुछ फर्क थोड़ी है। लीनियर वेलोसिटी का सिंबल था v, इसका सिंबल है ओमेगा। ये ओमेगा से सिंबल है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी थीटा बाय डी। छोटे बच्चों वाला था कि कुछ टाइम में कितना एंगल घूम गया। इसकी यूनिट क्या लिख कर आए हो अभी? रेडियन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? तो रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कैसे करो? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी जो ही करा हुआ है, डिराइव नहीं करना आता, मुझे भी नहीं है, कोशिश कर लेते। डेल्टा थीटा को क्या लिखा था आपने अभी? डेल्टा एस बाय आर। ये लिखा था, ये लिखा था। क्या यहां से पहुंच सकते हो? इसमें बुक में तो बड़ा लिमिट शिमिट लेके रखा, मैं तो बहुत सिंपल बता रहा हूँ। इसको पहचानना जरा, क्या लिखा है? इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया और इधर भी डिवाइड कर दिया। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आ गया आंसर। V इज इक्वल टू आर। सोच के देखो ना, देखो 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 ध्यान से।
ये लेंथ क्या है? क्या ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है? जब आप यहाँ से यहाँ घूम गए तो इतना चले कि नहीं चले? पाथ लेंथ कितना चलेगा? इतना चले ना, कुछ टाइम में चले होगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या चीज होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। डेल्टा थीटा किसके बराबर है? डेल्टा एस बाय आर। ये कहाँ से आया? अभी तो लिख के आए हो, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लंबाई कितनी है? ये नहीं आपके पास। रेडियस कितना है? ये। और एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। है कि नहीं? उत्तर ये नहीं सुन रहा है, कोई डाउट चल रहा है? बार बड़े अच्छे कट रहा है। डेल्टा थीटा और डेल्टा टी से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएशन में लाने के लिए तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन कैसे लिखते थे हम? वेलोसिटी को क्या लिखते थे? आप लिखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। फिर आप कहते थे इसमें अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा हो जाए, यानी क्या कहते थे? यहाँ लिखते थे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसको आप क्या लिखते थे? ds बाय। उस बुक में इतना ही चेंज किया हुआ, बाकी नहीं कुछ भी, कुछ भी चेंज नहीं। उसने लिमिट और लगा रखी, मैं तो वो भी नहीं कर रहा। आप सिर्फ मुद्दों को समझो क्या कहना चाह रहा। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा, फॉर्मूले पकड़ो, उसके फॉर्मूले क्या क्या है। ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, पक्का? इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कौन सी डिस्प्लेसमेंट? एंगल वाली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन गया? एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कौन सी डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी। आर नीचे रखा था, v इज इक्वल टू आर। मुश्किल है कुछ भी नहीं। लिख, आगे लिखो। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब तुम जानते हो। एंगुलर एक्सेलरेशन पे आ जाओ। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जब बॉडी गोल गोल घूम रही है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बदल भी सकती है, और वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होएगा? एक्सेलरेशन होएगा। पहले हर चीज लीनियर 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 हो रही थी, अब एंगल 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 होगी। यही तो फर्क पड़ेगा। क्या लगता है एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या, वो क्या होना चाहिए फॉर्मूला? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम। पहले क्या लिख रहे थे? पहले क्या लिख रहे थे? एक्सेलरेशन क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब क्या आ गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। लड्डू क्वेश्चन हो गया ना? यूनिट क्या आएगी? ओमेगा की यूनिट क्या थी? रेडियन पर सेकेंड, और एक सेकंड और आ गया नीचे, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ क्या आती थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार पता नहीं है, तो सुबह शाम तक ना 500 तो पोटेंशियल फ्रॉड करके लिखेगा। पहले हमने एक चीज नोट करो और कंपैरिजन के साथ याद करो। डेल्टा एस किसको लिखा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसे क्या लिखा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या रिलेशन आया? डेल्टा थीटा इज डेल्टा एस पर। यही आया। अगले में चलिए, डेल्टा सॉरी ओमेगा की वैल्यू क्या आई? अरे एंगुलर वेलोसिटी कितना आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। एक्सेलरेशन क्या आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फिर आपने क्या करा? इसमें और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन निकाला, v इज इक्वल टू, अब इसमें और लीनियर एक्सेलरेशन में भी तो रिलेशन होता होगा, निकाल देते। ये देखो, इसको अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो तुम्हारे ज्ञान चक्षु यूं ही खुल जाएंगे। ये क्या है? कौन सा एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या है? a इज इक्वल टू आर। खत्म। और वेक्टर में अगर रिप्रेजेंट करें
इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें बताने की कि a इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर क्रॉस आर, डायरेक्शन बताने की कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है। एक बार फिर से करूंगा दोबारा से, याद रखो इन चीजों को भूलो नहीं। एक बॉक्स बना लो छोटा सा, एक बॉक्स में हमने 3 कॉलम डाल दिए, ये डाल दिए। यहाँ पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा था आपने अभी, s बाय आर लिखा था ना, चेंज नहीं लिखा बस मैंने, s बाय आर। ओमेगा क्या लिखा था आपने, थीटा बाय टी। अल्फा क्या लिखा था, ओमेगा बाय टी। यही तो कर रहे हो। अब रेट ऑफ चेंज लिखना है तो आप यहाँ पर क्या लिख देते हो, क्या लिख देते हो, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम आ। यहाँ आपने रिलेशनशिप कैसे लिखा था, यहाँ रिलेशनशिप कैसे लिखा था, s यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू r। देखो सिमिलर है सारे, लीनियर वेलोसिटी r इनटू एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन r इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं क्या करूं, ये देखो सेम नहीं है, तो इसको भी मैं एक काम करता हूँ ऐसे ही लिख लेता हूँ। देखो जरा आर थीटा, रिलेशन याद करने कितने आसान होगा, शक्ल एक सी लगी सकती, ये आर थीटा, ये आर ओमेगा, ये आर है, यही तो आ रहा है। दोनों सब में रिलेशनशिप देखो तो आर से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले का रिलेशन निकल आता है। ऐसे याद करो। कई बार सिंबॉलिकली में चीजों को यहाँ पर सच बताऊं तो गलत हो जाती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें याद करने का तरीका ढूंढना बस, है ना। इतनी टेंशन मत लो यहाँ पर। अब मैं अगर आपको ये लिख कर देता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, तो लॉजिकली गलत सा बन जाता है, क्योंकि लीनियर एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज देखना पड़ेगा विद टाइम। तो आपको डी बाई डी टी तो लगाना ही पड़ेगा इसके साथ, लेकिन हम कोई बात नहीं, हमें याद करने के लिए हमारा काम चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे दी नमस्ते, आइए, लेट हो गए, क्या बात, आंख लगी जी। लिखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये अच्छा है, मेरे व्यूज बढ़ जाते हैं। तेरी मम्मी की बात भी बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर रहे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब मैं वहां क्या करता हूँ, 9th क्लास में स्लाइड लिखता हूँ, टच समझा देता हूँ, मैं वहां देख रहा हूँ। चलो बता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, हाँ जी, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, बुढ़िया रानी बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स हिंदी में यार, हिंदी में समझा दो, अंग्रेजी से कम समझा दो। सेंटर की तरफ खींचती है, जो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो कोई फोर्स तो है जो उसको सेंटर की तरफ खींच के रखती है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब फोर्स इधर लग रही है तो एक्सेलरेशन भी इधर, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद दिलाइए, mv²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। सामने लिखा हुआ है, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। अगर m को छोड़ दूं तो बाकी तामझाम क्या है, अरे अगर इसको छोड़ दूं तो ये क्या है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, v²/r। लेकिन आज हम इसको डिराइव करेंगे और थोड़े पसीने से भी निकलेंगे, देख के कि ये हो क्या रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। टीचर्स जो है डेरिवेशन करवाते हैं बहुत सारे, क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, तुषार कपूर परेशान है, तो मम्मी ने धमकी दे दी कि फाइनली साइंस छुड़वा दूंगी, आर्ट्स दिलवा दूंगी। तो बेटा कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। परसों क्वेश्चंस में मैं फिर से कह रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस बच्चों को कईयों को समझ में कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक ही चैप्टर नहीं आएगा, नहीं आ रहे थोड़ा साइड कर दो, कुछ दिन के लिए डिले कर दो, जब बुद्धि थोड़ी सी नॉर्मली 11th क्लास के हिसाब से सेट हो जाएगी आपकी, तब ये वाइब्रेशंस अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक चैप्टर नहीं आया या एक टॉपिक नहीं आया तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी अच्छे को समझ में नहीं आता, और तुम तो अभी नए नए आए हो। लेकिन ये तसल्ली जब रखना जब तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है,
तभी ये तसल्ली तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर तुम कर ही नहीं रहे हो और भी करो नहीं सर ने कह दिया छोड़ दो, तो फिर तो भैया फिर तो मामला खराब हो जाएगा। ऐसा ना करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी टफ होती हैं 11th क्लास में, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए डिले कर दो। जब आप स्टेबलाइज हो जाएंगे तो आराम से उसके बाद चीज़ें फिर पलट के आएंगे हम दोबारा देखने के लिए इसको। लेकिन समझ में आती है कि नहीं आती? ऐसा तो कुछ नहीं समझ में नहीं आएगा। तो क्या आएगा? 3 नंबर का क्वेश्चन ही तो आएगा। कोई बात, थोड़े दिन साइड कर दो, हिम्मत ना हारो, लेके ऐसे ना करो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखवा रहा हूँ, इसे करिएगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लोगों को माइग्रेन हो जाता है अचानक से, वो भाग गया उसे। नौबिता करिए। जब तक क्वेश्चंस लिख कर नहीं करोगे ना, तुम सोच रहे हो 11th क्लास में चल जाओगे, काम मुश्किल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। चीज़ों को बैठो और लिख के देखो, देखें फिर समझ में कैसे नहीं आती है चीज़ें। मजाक थोड़ी है। अच्छे खासे नंबर 10th में लेकर बैठे हुए हो, इतनी बुरी अवस्था नहीं है तुम लोगों। बिटिया रानी आगे बैठ जाएगा तो थोड़ा सा, बिल्कुल पीछे बैठती है या बैक बेंचर में मजा आता है तुझे, गुप्ता जी की तरह। हाँ, यहाँ लड़कियों को साथ ही लगा लीजिए, यहाँ बैठ जाओ बराबर। या लड़ाई वड़ाई तो नहीं इनसे। क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है मंच? कुछ नहीं दिख रहा। डायग्राम में क्या दिख रहा है? एक बॉडी गोल गोल घूम रही है। पहले किस पॉइंट पर थी? P पॉइंट पर। उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1। थोड़ी देर बाद Q पॉइंट पर पहुंच गई, वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, v1 और v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। मोशन कौन सा पढ़ रहे हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन बदलेगी, तो डायरेक्शन बदल गई, इसलिए हमने नाम दे दिया v1 और v2। ठीक है जी, यहाँ तक। तो हमें और क्या कर देना चाहिए इसके ऊपर? वेक्टर लगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है, डायरेक्शन वाइज अलग अलग होगी, इसलिए हमने वेलोसिटी का नाम अलग अलग कर दिया। यहाँ तक क्लियर? आगे चलिए, आगे चलिए, लिखिए जरा इसको, थोड़ा सा लिखिए बस, मामूली, ज्यादा नहीं। कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। स्कूल में ऐसे ही करवाएंगे, इसलिए मुझे लिखवाना भी पड़ता है। कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। Consider a particle moving in a circular path of radius r with velocity v, with uniform speed v। velocity नहीं, speed लिखो, with uniform speed v, with uniform speed v। एक और चीज यहाँ दिखा सकते हो, जब वो यहाँ था तो टाइम था t, और जब वो यहाँ है तो टाइम हो गया t प्लस डेल्टा t। थोड़ा सा चेंज आ गया, वो भी बना लो, लिखना नहीं पड़ेगा। क्या मैं इस वेलोसिटी को उखाड़ के यहाँ ले आऊं? ला सकता हूँ, ले आओ। ये कौन सी वेलोसिटी आ गई? v1। इसको भी ला सकता हूँ, ले आओ। ये आ गया v2, और ये क्या आ गया मेरा? रिजल्ट है क्या है? फिर मुझे पता नहीं होता क्या आगे हेड पे लगाना, समझा नहीं। v2 को v1 के हेड पे लगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया थोड़ी है। मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ मालूम? चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी ये थी, फिर वेलोसिटी ये हो गई, तो पहली वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी तक ये चेंज दिखाई देगा। ये क्या हो गया? नहीं, इसमें पोजीशन की तो बात ही नहीं कर रहा। और ये एंगल भी कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट की बात करी किसने? कौन से वेक्टर उखाड़ के लाया? वेलोसिटी वाले नहीं लाया,
तो अगर ये वेलोसिटी एक आ गया, एक वेलोसिटी ये आ गया, तो ये वेलोसिटी v1 से कितनी होगी? तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा कितना आएगा? ट्रायंगल लॉ लगाना आता है ना? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? अच्छा इसमें ट्रायंगल लॉ लगा, चलो छोड़ो, ट्रायंगल लॉ लगाओ, इसमें लगाओ। कौन सी दो साइड एक दूसरे के पीछे हैं? v1 और टेंजेंट डेल्टा है ना, यही है ना? हाँ प्लस किसके बराबर आ गया? v2 चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया? v2 माइनस अब समझ में आ गई बात? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल कह लो तुम, उससे कुछ अच्छा। ये डेल्टा थीटा यहाँ कैसे आ गया? वो परपेंडिकुलर वाला लॉ लगा कौन सा कौन सा? जिसमें जैसे कोई दो लाइंस हैं और उनके परपेंडिकुलर दो लाइंस डाल दे तो जब उन परपेंडिकुलर्स को जॉइन कर दे तो उनके बीच का एंगल वही होता है जो बिल्कुल, जो एंगल दो लाइंस के कनिष्का, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उन पर डलने वाले परपेंडिकुलर्स के बीच में भी होता है। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना बन रहा है? डेल्टा थीटा। रेडियस और टेंजेंट आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इसको खींच के पीछे की तरफ ले आऊं तो इन दोनों में भी एंगल कितना बनेगा? डेल्टा थीटा। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। जो परपेंडिकुलर उन पर डाले गए लाइन पर उनमें भी एंगल डेल्टा थीटा ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है चीज? अच्छा आगे लिखो। इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, अच्छा इसका नाम दे देते हैं कुछ यहाँ पर, क्योंकि मुझे सिमिलर ट्राइंगल बनाने हैं। स्कूल के लेवल पर ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगी, आपको ध्यान रखिएगा इस चीज का। लिखिए जरा, क्या लिखा आपने? इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अब देखिए एक बात बताइए, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है और ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन नहीं हो जाएगी? आप और कहोगे मैं और छोटा कर दूंगा। अब इसे आर्क कह लो, एक लाइन कह लो, बात करी थी। जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये आर्क की लेंथ यानी ये PQ आर्क की लेंथ या PQ की लंबाई बराबर ही नहीं होगी। जब डेल्टा थीटा छोटा होगा तब, जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तब। ठीक है, लिखो। और आप तो इतने दिन से यही करते आ रहे, डी थीटा लिखते क्यों हो? इसीलिए तो लिखते हो, बहुत ज्यादा छोटा थीटा लिख। इफ डेल्टा टी इज स्मॉल, chord PQ becomes equal to arc PQ. Chord PQ becomes equal to arc PQ. अब इसने बोला ट्राइंगल OPQ is similar to triangle ABC. समझा सकते हो? सिमिलर 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 के लिए क्या क्या करते थे? कोई दो एंगल्स इक्वल कर देते थे, है ना? इधर देखना इसमें कैसे लिखा हुआ, इसने लिखा है कि दो ट्राइंगल दोनों सिमिलर। क्यों है? वो तो सेम हो गया। सिमिलर क्यों है ट्राइंगल्स? ट्राइंगल सिमिलर क्यों है? एंगल सेम है और बोलो बोलो। ये ट्राइंगल सिमिलर है, 10th पास हो सारे, 90% हो सारे, बोलो। दूसरा एंगल बता दो। अच्छा चलो, अगर सिमिलर हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? सिमिलर होते हैं तो क्या करते हो? साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं, साइड्स के रेशियो बराबर करते हैं। कोई सी दो साइड्स ले लो, एंगल के सामने वाली साइड ले ली, डेल्टा थीटा के सामने वाली साइड ले ली, और बाकी दोनों साइड्स तो इक्वल हैं, दोनों रेडियस है, उधर भी वो दोनों पार्ट इक्वल है। समझा ही नहीं पा रहे तुम लोग मेरे को? अच्छा हाँ
इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? क्या लिखा है आपने? तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे आपस में, ऐसे ही यहाँ पर हो गए, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, BC किसके इक्वल है? PQ किसके इक्वल है? OQ किसके इक्वल है? और AC किसके इक्वल है? ठीक है, लिखो जल्दी करो। PC नहीं सुनना है, BC और PQ इक्वल थोड़ी बोले मैंने। हाँ अच्छा, उल्टा लिख देगा मैंने। अच्छा सॉरी BC कितना है? डेल्टा के, ठीक है, ये बता दिया करो। और PQ कितना है? डेल्टा S, ठीक है, मेरे से गलती हुई, आगे चलो। तो डेल्टा V किसके बराबर आ गया? R/V डेल्टा S। क्या दोनों साइड निकालने का जा रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। अगर डेल्टा V बाय डेल्टा T से डिवाइड कर दूं इधर, चलेगा? दोनों साइड डेल्टा T से डिवाइड कर दिया। इसको पहचानते हो? इसको पहचानते हो? तो फिर तो गड़बड़ नहीं होगा, B से B कट गया, A इक्वल टू R आ गया। तो गलती कहाँ हुई है? ढूंढो। हाँ? मुझे पता है, BC अपॉन PQ, BC अपॉन PQ इज इक्वल टू वो AC अपॉन OQ नहीं होगा? हमें पिछली बार चेंज करा था मेरे से। ये क्या है? ये क्या है? अरे ये क्या है? B। लिख। थोड़ा सा चेंज कर दूं? नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जो चेंजेस लेते आ रहे हैं जब से हम 11th में आए हैं, कैसे चेंज लेते हैं? बहुत छोटे के लिए आप क्या चीज यूज करते हो? डिफरेंशिएशन। यहाँ और क्या थोड़ा सा चेंज करना रहेगा? आर्टिकल हो गया आपका, वैसे ही करूंगा मैं। क्या लगा दूं? यस, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, और यहाँ भी लिख देता हूँ कोई दिक्कत? इसको क्या पढ़ते हो? इसको क्या पढ़ते हो? ये क्या है? ये क्या है? कोई फर्क पड़ा? थोड़ा सा फर्क पड़ा ना, केवल लिखने का ढंग था हमारा डिफरेंट। हमने क्या बोला? डेल्टा T इज वेरी 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 स्मॉल। अगर डेल्टा T बहुत छोटा है कभी तो हम डिफरेंशिएशन लगा पाएंगे। ये क्या ज़रूरी है हर बार बॉडी जब सर्कुलर मोशन में घूमे तो कांस्टेंट स्पीड से घूमे? कोई ज़रूरी है? हो सकता है गोल गोल घूम रही है तो स्पीड भी बढ़ती जा रही है उसकी, या स्पीड कम होती जा रही है, ऐसा भी तो हो सकता है? वैसा होगा तो वैसा होगा तो बॉडी गोल गोल घूम तो रही है तो कंफर्म है, गोल गोल घूम रही है तो अंदर की तरफ क्या होगा इसमें? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
और अगर इस रास्ते में भी उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो जब नेट एक्सेलरेशन निकालोगे तो नेट एक्सेलरेशन आएगा जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, a स्क्वायर का b स्क्वायर का, वही करना है। लिखो इसे क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होती है? ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हम बात क्या कर रहे थे हिमांशी, कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से ना घूम रही हो तो फिर इसका मतलब वहां पर भी एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा अलोंग द पाथ, सर्कुलर पाथ है आपका, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आगे को भी हो सकता है, अगर ब्रेक लग रहे होंगे तो उल्टा भी हो सकता है। चैप्टर 2, 3, 4 कौन सा है, 4। हेडिंग डालिएगा लॉज ऑफ मोशन। भर भर के न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, थ्योरी तो ना के बराबर ही। आदित्य बाबू आप रोज पढ़कर आएंगे, रोज बिना पढ़े एक दिन भी नहीं आना, ठीक है। अब अच्छे बच्चे की तरह काम करना है। क्या बताने की जरूरत है फोर्स क्या होती है, अरे बोलते जाओ ना, इतना टाइम ना खराब करो। कोई भी पुल और पुश हो सकती है, जो बॉडी का रुकी हुई बॉडी को चला सकती हुई है, चली हुई बॉडी को रोक सकती है, बॉडी की डायरेक्शन बदल सकती है, बॉडी की शेप बदल सकती है, इवन बॉडी का चांटा लग जाए तो कलर भी बदल सकती है। ये मत लिखिए, ठीक है जी। शेप चेंज हो सकती है, आपने बलून दबा दिया, बलून की शेप बदल गई। रुकी हुई थी बॉडी, आपने धक्का मारा चल गई, चली हुई बॉडी थी तो दिख नहीं हुई कुछ, या बिल्कुल पीछे बैठ जाती है। तुम छुप छुप के क्यों बैठते हो, क्या पहले राजा महाराजों के बच्चे देखे खिड़कियों में से ऊपर से झांकते रहते हो, साइड में दिखने दिया करो कम से कम, पता ही लगता। देखूंगा नहीं तो पढ़ाऊंगा कैसे। इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन करेगी। इनर्शिया होता क्या, जिस स्टेट में क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई यूनिट होती है इसकी, नहीं। ये बॉडी की टेंडेंसी होती है कि अगर वो, हाँ अब तुम्हारी बात ठीक है जो तुम आगे बता रहे हो, कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक आप उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगा दें। आप एक बॉल को ले लो, आप चलो एक बॉल, ये बॉटल है, ये यहाँ रखी हुई है, ये क्यों चलेगी, ये क्यों चलेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। अंदर इसके मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कर रहे होंगे, हिल रहे होंगे, धक्का धुक्की कर रहे होंगे, इंटरनल फोर्सेस लग रही होंगी। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे चलेगा यहाँ से, नहीं, ये यहीं पड़ा रहेगा सालों तक जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ। एक बॉल को आपने फर्श पे रोल कर दिया, बॉल रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी अगर फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन तो बाहर की फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन होगा तभी तो रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। इसका मतलब कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाओ। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाओ। किसी एक खास डायरेक्शन में जा रही है, एक डायरेक्शन में ही जाती रहेगी जब तक फोर्स न लगाओ, मुड़ेगी क्यों, समझ लो बात को। तो इनर्शिया 3 तरह का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये वही है 9th वाला आपका, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, है ना। इनर्शिया ये सब तुम अपने आप बुक से पढ़ना, ये सब लिखवाने वाला नहीं हूँ, 9वीं में कर चुके हो आप, कि बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो पढ़ते नहीं थे 10th क्लास 9th क्लास में, वो कि अगर बस में बैठे हुए हो, अचानक बस चल पड़े तो आप पीछे हो गिरते हो, क्यों पीछे हो गिरते हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। चल रही है बस, ब्रेक लग गए, आगे गिरते हो, क्योंकि आप उसी मोशन में रहने की कोशिश करते हो जिसमें आप पहले से थे, तो आप आगे की तरफ जाते हो। ऐसे ही डायरेक्शन, जब बस में जा रहे हो, अचानक बस वाले ने इधर को मोड़ दी तो आप बाहर की तरफ को जाते हो, यानी आप तो उसी मोशन में रहने की कोशिश करते हो जिसमें आप
पहले चल रहे थे, यानी ना तो आप डायरेक्शन बदलते, ना मोशन बदलते, ना आप रेस्ट की। तो ये तीनों क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर है? बुक से पढ़ लेना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो आप पढ़ते थे आप उसमें कि वो देखते थे मैं चाइनीज पिक्चरों में मोमबत्ती को यूं खट 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 काट देता है तलवार लेके, होता ना, अब वो मोमबत्ती गिरती भी नहीं है, लेकिन बाद में फिर वो ऐसे करके दिखाता है, देखो टूट गई है, कट गई है। वो करता है ना, वो क्या कर रहा है भाई? आपने जहां फोर्स लगाई वो उस हिस्से पर लगाई, वो हिस्सा कट गया, लेकिन ऊपर वाली कैंडल पे फोर्स थोड़ी लगाई, वो चीज वहीं की वहीं आके। ऐसे करके कैरम बोर्ड खेलते हो ना, तो जब स्ट्राइकर से हिट करते हो तो नीचे वाली गोटी को मारते हो जोर से, ऊपर का पूरा स्टैक ऐसा वैसे खड़ा हो जाता है। जब आपको गिराना होता है तब क्या करते हो? खेले भी नहीं कैरम बोर्ड थोड़ा बहुत, तो फिर मैकेनिक से क्या करते हो? हाँ, धीरे से मारते हो, धीरे से मारते हो तो वो उसके निकलने तक से चोट लगती है, वैसे गिर जाता है। तो जब आपको बिल्कुल स्लाइस करना होता है ऐसे करके, तो क्या करते हो? अभी इतनी सारी किताबें यहाँ रखी हैं, मैं एक को पकड़ के ऐसे खींच देता हूँ जोर से, जैसे एक को खींचूंगा वो तो निकल आएगी, बाकी सारी वहीं की वहीं बैठ जाएंगी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलती हुई बस से कूदना मुश्किल होता है, आसान होता है? क्यों क्यों, क्या दिक्कत है? ये अब तुम पता है, तो 11वीं क्लास में आ गई है, गिर जाएंगे। क्या लिखोगे? Why is it dangerous to jump out of a moving bus? हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है बस में, बस की स्पीड क्या है? 60, हम भी 60 पे हैं, तो हम मोशन में है ना। फिर बताओ, ग्राउंडिंग तो रेस्ट होता है, जब एकदम से रेस्ट पे जाएंगे तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी तो मोशन में। बस ऐसे ही तो बताना है भाई। आप 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, अचानक से बाहर कूद गए आप, क्या होगा? पैर तो रेस्ट पर आ गए, पैर तो रेस्ट पर आ गए, लेकिन ऊपर वाली बॉडी तो वही चलने की कोशिश करेगी 60 से। कहाँ गिरोगे? बस की डायरेक्शन में उतरना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। परसों में 9th क्लास में यही पढ़ा रहा था, कह रहे जी उल्टा भागना शुरू करो, और उल्टा काम हो जाएगा। अगर उतरना है तो बस की डायरेक्शन में भागो भाई। तो ऐसी साइंस ना पढ़ा करो, ये तो लॉजिकल है। आगे चलिए, लीनियर मोमेंटम। बच्चे बड़े प्यारे हैं। वैसे तो उतरना ही नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस कभी ऐसा वाली स्थिति आती है तो बस की डायरेक्शन में कुछ देर भागो फिर रुक जाओ, है ना, क्योंकि आपका मोमेंटम एकदम से जीरो नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम होता है पी। लीनियर मोमेंटम पढ़ा हुआ है ना, मास इनटू वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन। मोमेंटम पढ़ते क्यों है? मोमेंटम का क्या फायदा है? चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, पूरी चैप्टर में फोर्स ही फोर्स, कभी यहाँ से धक्का कभी वहाँ से धक्का, यही लगेगा। अब तो बहुत कुछ होएगा। ये चैप्टर पिछले वालों से बिल्कुल अलग है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। अगर रोज पढ़ोगे तो बोरिंग नहीं है, मजा आएगा करने में। मोमेंटम जो है m/2 भी होता है। मोमेंटम पढ़ते क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ चुके हैं। मोमेंटम क्यों पढ़ते हैं? रॉकेट चला दे तो पहले मुझे ये बता कि मोमेंटम पढ़ क्यों रही है, क्यों पढ़ना पड़ रहा मोमेंटम में? मोमेंटम का रिलेशन था कहीं? न्यूटन का सेकंड लॉ याद है किसी को? अभी तो 1.5 साल हुआ है। बोलो बोलो, कुछ याद नहीं तुम लोगों को? 9th का भी याद नहीं तुम्हें? जबरदस्ती इनर्शिया भी छोड़ के बेकार नहीं। इनर्शिया लिखवाऊं तो फिर ऐसे काम क्यों कर रहे हो? बताओ ना फिर। मोमेंटम और फोर्स पढ़ते थे आप। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दीवार में घूंसा मारते हो जोर से, चोट लगती है कि नहीं लगती है? क्यों लगती है? जब आप आपके हाथ में कुछ ना कुछ मास भी होगा। सनी देओल का होगा तो 2.5 किलो का होगा, हमारा तो आधा किलो का। जब ऐसे मारोगे जोर से तो इसमें क्या और आ गई? वेलोसिटी। अभी फिलहाल मास है, अब यूं चलाया तो क्या और आ गई? वेलोसिटी। तो इसमें मोमेंटम आ गया, इसमें मोमेंटम आ गया। अब ये मोमेंटम जैसे ही टकराया दीवार से, मोमेंटम टकराते ही क्या हो गया? जीरो। मोमेंटम में चेंज आया। लॉ कहता है कि जो अगर मोमेंटम में चेंज आएगा तो क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। और इसी कारण हमारे हाथ पर चोट भी लगी। यही तो हुआ। मोमेंटम में चेंज जब भी आएगा हमेशा फोर्स लगेगी। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। कहीं पर भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और उसमें मोमेंटम का चेंज 0 आ गया, सीधी सी बात है फोर्स नहीं होगी उसमें। एक्सटर्नल फोर्स कितनी होगी?
जीरो। इसलिए हम मोमेंटम पढ़ते हैं, क्योंकि मोमेंटम का चेंज सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ है? फोर्स से जुड़ा हुआ है। अभी देखा था ना वो बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। ट्रेन के एक्सीडेंट इतने खतरनाक होते ही क्यों हैं? मोमेंटम बहुत है, ट्रेन का मोमेंटम बहुत है। सोचो कितनी भारी है, मास कितना ज्यादा है, ऊपर से वो चल भी मेरे ख्याल से 100 की रफ्तार पे थी, वेलोसिटी ज्यादा, मास ज्यादा इतना, और वो जब ये टकराएंगे तो मोमेंटम इतना ज्यादा, और टकराते ही अगर कोई चीज रोकोगे, इतनी भारी चीज को जिसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है उसको रोकोगे तो ऑब्वियसली फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी, इसीलिए खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना। अब दो साइकिल वाले कितना भी तेज आगे टकरा जाओ, चोट लगने के चांसेस फिर भी उतने नहीं है जितने ट्रक से या कार से रहेंगे। उसका कारण क्या है? मोमेंटम, ठीक है ना। हाँ, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक तरह से यूं कह सकते हैं मोशन कितना है इसमें, लेकिन मोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी तो होती नहीं। तो हम यहाँ पर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं दो चीजों से, जिसका मास ज्यादा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसका मोमेंटम ज्यादा। तो मोमेंटम इज जस्ट अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और कुछ नहीं है इसके, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इन दोनों का असर सीधा सीधा हमने कहा, अगर इसमें चेंज आया तो क्या चीज इसमें चेंज है, क्या चीज लगेगी? फोर्स। बस वहां हमें जाना है, धीरे आगे। अच्छा, डायरेक्शन is same as that of जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन। उल्टा बोल दिया मैंने, वैसे ऐसे बोलना चाहिए, जिस तरह बॉडी जा रही है मोमेंटम भी उस तरह की है। वेक्टर क्वांटिटी दिख ही रहा है, यूनिट भी कोई मुश्किल नहीं है, मास केजी में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो ये इसकी ऐसा यूनिट आ गई। ये सब 9th में कर चुके हैं। अगर आप मोमेंटम और वेलोसिटी में वो बनाएंगे ग्राफ, मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा जाएगा? कंडीशन अप्लाइड। बोलिए क्या क्या कमी रह गई जो बताना चाहिए था साथ में। अगर आप कह रहे हो A इज प्रोपोर्शनल टू V या A इज प्रोपोर्शनल टू B, तो मास रिलेशन में बाकी की चीजें ना बदलें, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। राइट, ठीक है। ओए यार, चलो हाँ, उसको बंद कर दो और थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए, ज़रा अच्छा है। गर्मी लगेगी फिर वहाँ पे, ऐसे मत करो ये भी बंद हो गया। अच्छा, ऐसा भी है, चलो मेहनती बच्चे। देखो जरा, अगर आपके पास कोई रिलेशनशिप है ना, A² B/C कुछ भी, और आप ये नहीं, छोड़ो वही बताता हूँ जो तुमने कर रखा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखते थे? तो अगर आप कह रहे हो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो ये कंफर्म कर लेना कि जिस कंडीशन में इसको लगा रहे हो वहां ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहें। अगर ये बदलने वाली हो गई तो फिर आप ये नहीं कह पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने पहले भी इसे सेम एग्जांपल दिया था, एक वायर ले लिया आपने, वायर की लेंथ को डबल कर दिया आपने, बताओ लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? वायर की लेंथ डबल कैसे करिए? स्ट्रेच किया आपने, वायर को क्या किया? और जब वायर को स्ट्रेच करोगे तो उसका पतला नहीं होगा वायर, एरिया कम हो जाएगा। अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इस बार तो ये नहीं कह पाऊंगा ना, ये नहीं कह पाऊंगा कि रेजिस्टेंस डबल हो गया तो, सॉरी लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, नहीं ऐसे नहीं कह पाऊंगा। अब तो मैं ये कह पाऊंगा कि R किस पर डिपेंड कर रहा है? L/A पर, L/A पर। मटेरियल नहीं बदला मैंने, कॉपर का तार कॉपर का ही है, तो क्या नहीं बदला? लेकिन जब मैं इस वायर को खींच के लंबा कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो लेंथ तो दुगनी हो गई, एरिया कितना हो गया? हाफ। तो लेंथ तो कितनी हो गई, एरिया कितना हो गया? तो रेजिस्टेंस आएगा 4 टाइम्स। ये बात ध्यान रखना। जब भी हम कहते हैं एक चीज दूसरे के इनवर्स में है, डायरेक्ट है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। यही चीज हम वहां पर भी कर रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं मोमेंटम और वेलोसिटी में चेंज, सॉरी मोमेंटम और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इसमें इसका मतलब हमने m को कैसा रखा हुआ है? कांस्टेंट। ये चीज थोड़ा ध्यान है। और अगर m और v में ग्राफ बनाना हो
जब एक चीज दूसरे के डायरेक्ट, जैसे आगे जाके बॉयल्स लॉ में भी करोगे, बनाइए। इसमें क्या कांस्टेंट है? मोमेंटम p कांस्टेंट। इस तरह के ग्राफ्स को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर लिख लेना कहीं पर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक इंपॉर्टेंट लाइन और, मास इज द मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया। जितनी भारी बॉडी होगी हिलाना उतना ही मुश्किल होगा, उतनी वो जिद करेगी, बोले नहीं नहीं हिलना नहीं हिलना नहीं हिलना, इनर्शिया उसका ज्यादा रहेगा। मास इज द मेजर ऑफ लीनियर इनर्शिया। इनर्शिया जितना ज्यादा, सॉरी, मास जितना ज्यादा उसका इनर्शिया भी उतना ही, ये ध्यान रखिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया लॉ भी कहलाता है, गैलीलियोस लॉ भी कहलाता है। और इनर्शिया का फर्स्ट, सॉरी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? वही जो आपका इनर्शिया की स्टेटमेंट थी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में तो रहेगी, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स हो रखा है। वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पर आइए, न्यूटन सेकंड लॉ। कनिष्का भी गोल वाले झूले बैठी है बेटा, ऊंचे वाले बैठी है। जब ग्लूकोन पेट में कब होती है? जब नीचे की तरफ आते हैं। क्या शुरू में ही हो जाती है या जब वो तेज चलता है वो होती है? क्यों होता है ऐसा? अब बताओ, अब तुम समझ पाओगे कि ऐसा क्यों होता है। बता सकता है कोई? जब वो गोल वाले मैरी गो राउंड बोलते हैं शब्द, ये जो गोल गोल कोई सा व्हील होता है, फेरिस व्हील, फेरिस, जब उस पर बैठते हो तो ऊपर जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वो तेजी से नीचे की तरफ आता है ना, तो बस मामला हालत खराब हो जाती है। जब चिल्लियाँ मार लेते हैं, क्यों ऐसा क्या हो रहा है कि नीचे आ रहे तो परेशानी हो रही है, ऊपर जा रहे तो मामला ठीक है, चलो कोई बात। अब आपको पहली बार फिजिक्स में पता लगेगा कि हाँ ये पेट में गड़बड़ क्यों हुई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ें सारी की सारी। जिम जाता है बच्चे को? जिम जाता है? आपको तो गए जिम, कभी जिम में जाइए और जिम में देखिए कितनी पुलिस लगी रहती है। कभी देखिएगा वहाँ पर लोग क्या करते हैं, कोई 50 किलो उठा रहा है, कोई 60 किलो उठा रहा है, वैसे रख के देखो किसी की छाती पे 100 किलो, पता लग जाएगा कितना उठता है। लेकिन पुलिस से वो 100 किलो 70 किलो उठा रहे होते हैं। पुलिस में ऐसा क्या हो गया जो उठाना आसान? कभी देखते हो कितने पुराने साल से जब कुएं से पानी निकाला जाता था, तो कुएं से पानी निकालने के लिए क्या कोई वो वहाँ पे वो खली की अम्मा लगी हुई थी, वैसे खींचती बाल्टी लगा। सोचो कोई आदमी कुएं के किनारे खड़ा हुआ है और बाल्टी को ऐसे खींच रहा है, तो इंडिया बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट आना था। लेकिन क्या करते थे वो लोग? आसानी करने के लिए। हाँ, तो बाल्टी तो उतनी है, पहले भी 10 किलो की खींच रहे थे, अब भी 10 किलो की खींच रहे। अब ऐसा क्या हो गया कि वो जो हल्के फुल्के आदमी है वो भी खींच पा रहे, लेकिन पहले नहीं खींच पा रहे। अब ऐसा क्या हो गया? बाल्टी तो अभी भी 20 किलो की है, 10 किलो की। पहले आप यही तो कह रहे थे, पहले हम ऐसे खींच रहे थे उसको, अब हम पुलिस है ऐसे खींच रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? उसको क्या आसान हो गया? अब आसान क्यों हो गया? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब धीरे 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 अब शुरू हो जाएंगे मिलने। आप चलिए शुरू करते हैं। इसकी ना स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक पर लिख लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, the time rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied
on the body. And ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, and the change in momentum takes place in the direction of applied force. एक बार पढ़ के देखना क्या कह रहा है, कह रहा है dp by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद टाइम. लास्ट वाली लाइन क्या लिखी है इसमें, जिस तरफ मोमेंटम में चेंज होगा फोर्स उसी तरफ लगेगी. समझ रहे हो बात को, जिस तरफ मोमेंटम में चेंज होगा फोर्स उसी तरफ लगेगी. प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में करते हो क्या आता है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू 1 है तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम. मोमेंटम का फॉर्मूला, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर कर दूं, जानते हो क्या, ठीक है जी, लिखिए. फोर्स लगेगी तो क्या जरूर होता है, एक्सेलरेशन. फोर्स मींस नेट फोर्स, फोर्स मींस नेट फोर्स. तो आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया ma. अगर मैं इसकी SI यूनिट लिखता हूं तो मास 1 kg, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम क्या नाम देते हैं, 1 न्यूटन. भविष्य तो हम 1 न्यूटन क्या होता है, कितना होता है, 1 न्यूटन कितना होता है. तुम्हें बेंच पे धक्का मारा तो तुम्हें क्या पता लगा कितना न्यूटन है, तो इसलिए हमें पता भी होना चाहिए. जैसे हम बोलते हैं, इमेजिन करते हैं 5 किलो आलू, क्या बोरी बोरी में लाओगे क्या, पता है ना तुम्हें, एक पॉलीथीन में आ जाएंगे छोटे से 5 किलो के पॉलीथीन. दिमाग में आता है ना कि भाई कितना मैग्नीट्यूड समझ पाते हो. अगर मैं कहता हूँ आपसे 150 किलोमीटर पर आवर की कार की स्पीड, तो आप कहते हो हाँ तेज सी लग रही है ना. मैं आपसे कहता हूँ 20 किलोमीटर पर आवर, तो धीरे चला रहा है. दिमाग में पिक्चर बनती है ना. अगर मैं आपसे कहता हूँ फोर्स लगाई मैंने, कितनी फोर्स लगाई, तो न्यूटन क्या है, डिफाइन कैसे करें. अगर मैं 1 किलोग्राम की बॉडी पर फोर्स लगाता हूं और उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसका मतलब मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं. ठीक है, 1 न्यूटन क्या होता है. अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ, इसको बुक से करना अपने आप, मैं लिख लेता हूँ बुक से. बोल दिया मैंने, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे काम मत करवाओ मैं से. अगर 1 किलोग्राम की बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगेगी तो क्या जरूर करेगी, बॉडी एक्सेलरेट करेगी. और अगर बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने लगे तो इसका मतलब हमने कितनी फोर्स लगाई, 1 न्यूटन की फोर्स. ये 1 न्यूटन का डिफाइन. ठीक है जी. 1 न्यूटन इज द फोर्स which when applied on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. ठीक है, ना लिखो ना. ठीक. CGS यूनिट, हाँ 1000 1000 क्यों होगा 1 न्यूटन 1000 ना, ये तो तूने बेटा करा था. 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन नहीं होता, डाइन से राइट नहीं आ रहा. टिपिकल इंडियंस, टिपिकल इंडियंस राइट नहीं चेक करके कहते हैं पड़ोसी की आ रही कि नहीं आ रही है. अगर उसकी भी नहीं आ रही तो आप कोई बात नहीं. हम भी गुप्ता जी के नाम पे सबसे पहले ऐसी लाइट नहीं आती, मगर गुप्ता जी का इसी दोनों चल रहा, नहीं चल रहा फिर कोई बात, फिर चल जाएगा. और हमारी लाइट गई है गुप्ता जी के साथ, तो बस सांप हो जाते छाती. चलिए मजाक करिए.
वैसे तसल्ली मिलती है ना उनकी भी नहीं पड़ोसियों की। हाँ, कितने कितने खुश हो गए बता। चलिए आगे चलो, हो गया। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इसे बोलते हैं 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स। वेट का फॉर्मूला क्या था? अरे वेट का फॉर्मूला क्या था दोस्त? कितने दिन से करता आ रहा है तुमने सर? कितनी बार कर लिया? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। वेट क्या होता है वैसे? वेट होता क्या है? वेट होती है फोर्स जिससे जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। बोलना भी होता है, बोलना भी होता है, गर्दन नहीं जाती, बोलना भी होता है। तो वेट एक ऐसी फोर्स है जिससे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो वेट फोर्स ही हुआ ना। फोर्स का फॉर्मूला अभी क्या पढ़कर आया हो? ma। और जब आप बॉडी को फ्रीली छोड़ देते हो ग्रेविटी कितना एक्सेलरेशन से खींचती है? वही ना जी। तो ये वही फॉर्मूला नहीं बन गया? उसमें कोई नई चीज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, F = ma ही तो पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप देखो जरा इसको पढ़, इसको बोलना एक बार क्या बोलते हो? 1 किलोग्राम वेट। अच्छा मैं इसको और थोड़ा हिंदी में कर देता हूँ। अब क्या बन गया? 1 किलोग्राम का वेट, 1 किलोग्राम का वेट। और क्या कह सकते हो? 1 किलोग्राम पर अर्थ की फोर्स। अर्थ की फोर्स क्या होती है? वेट। 1 किलोग्राम का वेट क्या होता है? mg। हाँ या ना? मास कितना ले रहे हो? 1 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? और ये kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन। तो 1 किलोग्राम वेट में कितने न्यूटन हो गए? 1 किलोग्राम की बॉडी का वेट, और वेट होता है mg। 1 किलोग्राम की बॉडी को अर्थ कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है उसे बोलते हैं 1 kgf या 1 kg वेट। ठीक है ना, ये 1 kg। इसी तरह से 1 ग्राम फोर्स आ जाती है CGS में। लो तो इसको, ये हो जाएगा 980 डाइन के बराबर। याद ही तो रखने को, डिराइव थोड़ी करना। ये तो समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं आपको, अदरवाइज बाद में तो जब न्यूमेरिकल करोगे आपको पता है 1 kgf का मतलब 9.8 न्यूटन, खत्म हो गई बात। और इससे ज़्यादा तो थोड़ी चलानी है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, F = ma न्यूटन का सेकेंड लॉ नहीं है। F = dp/dt या प्रोपोर्शनल, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। वो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जरूर आ रहा है, आपने डिराइव कर दिया हमने उससे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया F = ma। लेकिन अगर आपसे कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ बताइए तो वो केवल F = dp/dt ही है। मोमेंटम में चेंज आएगा तो फोर्स लगेगी। आगे लिखो कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। कंसीक्वेंसेस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। बोलूं, पहला पॉइंट देखो। No force is required to move a body. No force is required to move a body uniformly along a straight line. No force is required to move a body uniformly along a straight line. ठीक है, क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, ये तो कह रहे हो, ये तो कह रहे हो।
अगर v यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स कितनी होगी, जब ये 0 है तो ये भी 0 होगा। इसका मतलब अगर आप बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कब कब नहीं होता बॉडी में, एक दूसरा वेलोसिटी कैसी है, एक्सेलरेशन 0, दो ही केस में नहीं होगा, या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, ना स्पीड बदल रही, ना हाँ ठीक बोल रहे, डायरेक्शन बदल रही, ना स्पीड बदल रही, ना डायरेक्शन बदल रही। जब कुछ भी नहीं बदल रहा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहाँ से आया, कुछ भी नहीं। हो गया, आगे ले। Accelerated motion is always due to external force. Accelerated motion is always due to an external force. लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। अंदर आ जाओ, अंदर आज, और लाइट ऑफ कर दो ऑफिस की, लाइट फैन दोनों। यहाँ पे आ जाओ अंदर, उधर पीछे वाले बेंच पे बैठ जाओ आराम से, अंदर अंदर। तुम लोगों को आगे नहीं, गर्मी लग रही, आज उसको तो जाओ, क्यों गर्मी बैठे हो? लो जी आगे आ जाओ, यहाँ पे अरे जगह दो, जगह की चीज चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या? कर सकती है भाई, ताइक्वांडो सीखती है, जैसे हम ही कुछ नहीं करते। F equals to dp by dt। लग रही है कुछ, घूर के देख रहे हो, ध्यान से, समझ में नहीं आया कुछ? नहीं कुछ लग रहा है, कुछ लेवल आ गया ना, ठीक। अगर बॉडी का मास कांस्टेंट हुआ तो आप इसको ऐसे लिखोगे, फिर से देखो, अगर बॉडी का मास चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको कैसे लिखोगे? तो फोर्स के बदलने का कारण मास का चेंज होना भी हो सकता है और वेलोसिटी का चेंज भी होना। सुहानी, रॉकेट में एक्सेलरेटर कैसे दबाते हैं? कोई ऊपर को मुंह करके ऐसे बैठा होता है स्कूटी की तरह, कैसे एक्सेलरेट करता होगा, स्पीड कैसे बढ़ती होगी उसकी? शुरू से तो 0 से ही चलता है, फिर स्पीड बढ़ती जाती है। और आप ये बात जानते हो, एस्केप वेलोसिटी कम से कम कितनी चाहिए? इससे तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है। तो ये स्पीड पकड़ता कैसे हुआ इतना तेज? हाँ सुहानी बताएगी, बैठ के बताएगी, करके बताएगी कि कैसे एक्सेलरेटर दबाते हैं स्कूटी की तरह कैसे होता होगा। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है उसके मास में बदलाव आता है, क्योंकि फ्यूल को जला जला के नीचे फेंकते हैं, उसका रॉकेट का मास कम होता जा रहा है। ये क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद टाइम किसके इक्वल आ रहा है? समझ रहे हो बात को? और उसकी वजह से फोर्स लग रही है यहाँ, समझ लो। रॉकेट प्रोपल्शन पहले कोर्स में होता था, अब आपके सिलेबस से हटा दिया इन्होंने बहुत दिन से, वहाँ पर हम ये सब चीज़ें करते थे। मैं कह रहा हूँ अगर फोर्स के दो कारण हो सकते हैं, मेजर ऑफ फोर्स की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ पर फोर्स लग रही है और मास नहीं चेंज हो रहा है तो क्या बदल रही है? वेलोसिटी। साधारण समझो बिल्कुल, रॉकेट को छोड़ दो। अगर मास चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी बदल रही होगी, और वेलोसिटी नहीं बदल रही तो मास बदल रहा होगा। दोनों में से कुछ भी बदलेगा तो क्या बदलेगा? और इसको इतना ऐसे सोचते हैं क्यों? मास और वेलोसिटी दोनों किसके बराबर आते हैं? मोमेंटम बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये बदलो या ये बदलो या दोनों बदलो, तो क्या बदलेगा? और मोमेंटम के बदलते हैं तो क्या होता है? फोर्स। घूम फिर के चीज़ें वहीं आ रही हैं।
इसलिए कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई लंबी चौड़ी कोई कुछ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ। किसी भी चीज़ के मोमेंटम में अगर चेंज आया तो फोर्स लगेगा। अब मोमेंटम अगर जल्दी से चेंज आ गया, चेंज हो गया, पढ़ते तो थे आप लोग ये, चलो मैं कराता हूँ, लिखो। मोमेंट लिखो जरा, ये क्या था? नहीं, इसे कहते हैं इम्पल्स। एवरेज फोर्स इनटू टाइम। एक फोर्स जो छोटे से टाइम के लिए लगती है उसे कहते हैं इम्पल्स। यूनिट क्या हो गई इसकी? न्यूटन सेकेंड। एक और लाइन लिखो, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या लिखा था आपने? ये लिख रहे थे ना, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। अगर मैं टाइम को इधर ले जाऊं, चेंज इन, ये क्या पढ़ के आए हो? क्या फर्क हो गया? अगर वो कहता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड तो वो है फोर्स। अगर वो कहता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम तो वो है फोर्स। और अगर वो सिर्फ कहता है चेंज इन मोमेंटम तो वो है इम्पल्स। अगर टाइम यहाँ रखा रहेगा तो पर यूनिट टाइम बोल दो इसको। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स। एवरेज फोर्स है, ज़्यादा इम्पल्स में घुसा नहीं होगा, ठीक है ना? अब इसका यूज आपने वही 9th क्लास वाला ही अभी तो सिंपल सर क्या याद होगा? जब हम बॉल कैच करते हैं, F इज इक्वल टू F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो आ गया चेंज इन मोमेंटम बॉल को रोकते हो ना, जब क्रिकेट की बॉल तेजी से आ रही है तो ऐसा रोकते हो, हाथ को ऐसे करते हो, क्या करते हो? बॉल के पास मास है, बॉल के पास मास है, बॉल के पास वेलोसिटी भी है, तो बॉल के पास क्या है? मोमेंटम। अब बॉल एक मोमेंटम से आपकी तरफ आ रही है, आपने बॉल को पकड़ा, एकदम नहीं रोका, उसको रुकने में टाइम दिया आपने, यानी बॉल के मोमेंटम को जीरो करने में आपने कुछ टाइम बढ़ा दिया। अगर टाइम बढ़ाओगे तो फोर्स कम लगेगी ना, यही कर रहे हैं। अगर आप बॉल को ऐसे रोक दोगे ऑब्वियसली चोट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि फोर्स जो टाइम है, कौन सा टाइम जिसमें मोमेंटम बदला, वो टाइम कैसा हो जाएगा? अगर आपने बॉल को एकदम यूं रोक दिया तो क्या होगा? वो टाइम बहुत कम लगेगा और फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जब रेसलिंग, बेटा अंदर आ जाओ, कौन है बाहर? अंदर आ जाइए, क्लास में आ जाइए, वहाँ बैठ जाइए आराम से। लाइट थोड़ा सा वो बैकअप बंद किया होगा। ये बात समझ में आ गई? रेसलिंग पक्का फ्लोर पे क्यों नहीं कराते हैं? कच्चे पे या गद्दों पे क्यों करवाते हैं? और सब गद्दा यूँ दबता है, गद्दा दबेगा तो टाइम ऑफ फॉलिंग, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, टाइम ऑफ इम्पल्स, कुछ भी कह लो आप उसको, वो बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा गिरने का, तो रुकने का, मोमेंटम के चेंज होने का टाइम बढ़ जाएगा, तो फोर्स कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। जितनी भी पैकिंग वैकिंग करवा के लाते हो, कोई टीवी आया, फ्रिज आया, वो थर्माकोल की पैकिंग, वो बबल रैप लगाते हो, फोड़ दे रहा है पट पट पट, बबल रैप लगाते हो। बबल रैप क्या कर रहा होगा? उसके अंदर एयर है, तो कंप्रेस हो सकती है ऐसे ऐसे करके। तो आपने क्या करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाए, कांच के ग्लास, क्रॉकरी वगैरह कुछ लाए, तो आप क्या करते हो? बबल रैप में लपेट देते हो, उसके बीच में कागज के टुकड़े फाड़ के डाल देते, देखते हो कई बार आते हैं सारे न्यूज़पेपर डाल देते हैं उसके अंदर। तो क्या हो रहा है?
जब वो टकराएंगे तो उनके टकराने का जो टाइम है या मोमेंटम के चेंज होने का टाइम है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स कैसी मिलेगी, तो नहीं चांस टूटने के चांस कम होते हैं। ठीक है, मोमेंटम क्या चेंज कांस्टेंट, आप ये कह रहे हो ना इन्वर्स में, इसलिए बोल। अभी मैं क्या समझा रहा था, ये समझा रहा था इंग्लिश। गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर्स क्यों देते हैं, यही कारण। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये बॉडी ए ये बॉडी बी आपस में टकराई दोनों, फोर्स किस पर लगी, ड्यू टू, ये फोर्स किस पर लगी, ए पर, ड्यू टू। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, ये सब वही पुराना है जो अभी हमने करा है, बस ये समझिए कि हमने रिवाइज करा एक तरह से। जितना जब दो बॉडी कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, तो जितनी फोर्स ए बी पर लगाएगा उतनी फोर्स बी भी ए पर लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन forces act on two different bodies, so they do not cancel each other. एक टेबल ले ली, टेबल, और इस टेबल पर बुक रख दी हमने, कोई बॉक्स रख दिया, कुछ बॉक्स का वेट किधर होगा, नीचे होगा। ये वेट क्या कर रहा है, एक्शन लगा रहा है किस पर, एक्शन रिएक्शन क्या है, फोर्स ही तो है। तो ये इसको ऐसे दबा रहा है, टेबल भी क्या कर रही होगी, टेबल रिएक्शन दे रही होगी किसको, रिएक्शन किस पर मिल रहा है, बुक पे या बॉक्स पे जो भी लिखा ऊपर। क्या ये दोनों सेम चीज पर लगा, चीजें कैंसिल आउट कब करती हैं, एक ही बॉक्स पर इधर से भी 10 न्यूटन लगा दिया, इधर से 10 लगा दिया, कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन एक्शन रिएक्शन तो अलग अलग बॉडी पे लग गए, एक किस पे लग गया और एक किस पे लग गया, तो कैंसिल होने का चांस ही नहीं। समझ रहे बात, उससे क्या हो रहा है, ये रुका हुआ वहां पर, ये वहां रुका हुआ है, क्या कह रहे हैं, वैसे बन, ऐसे कैसे रुकता, कोई भी चीज अगर बिना फोर्स के तो धस जाएगी अंदर। सोचो ना इस बात, कहीं पर भी कोई बॉडी रखी हुई है, अगर ये यहाँ रुकी हुई है तो इस पर भी एक्शन, अब मैं यहाँ से दीवार में ऐसे घूसा मारता हूँ, मेरे हाथ पे चोट क्यों लगती है, तो हम मार रहे हैं तो वो भी मार रही है साथ साथ, इसीलिए तो लग रही है। अब ये सवाल बड़ा अजीब सा कि वो ना मारेगी तो क्या, नहीं मारेंगे तो मैं समीली हो जाऊँगा, तो दीवार में हाथ मारूंगा और हाथ पर, ठीक है ना। एक्शन लगेगा तो रिएक्शन होना ही होना है, और साइमल्टेनियस हैं दोनों चीज़ें। एक्शन लगेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्शन ना हो, और ये कैंसिल नहीं होंगी। क्या एक्शन रिएक्शन तब भी लग सकता है जब बॉडी दूर दूर और टकराए ना आपस में, एकदम मत मना कर दिया। क्या एक्शन रिएक्शन तब भी हो सकता है जब बॉडी कांटेक्ट में ना आए, आप बताओ। और क्या, मैग्नेट्स दूर से ही नॉर्थ पोल पास ले आओ, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा देंगे, दोनों रिपेल हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है आपस में, बिल्कुल जरूरी है फिजिकल कांटेक्ट हो, बिल्कुल टकराए आपस में, नहीं टकराए, दूर से हो गया काम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमने हाउ डू वी वॉक तो किया था ना इसमें, जब वेक्टर का रेजोल्यूशन किया था, कैसे किया था, ये पैर बनाने से, इधर एक्शन लगाया था, किस पर, ग्राउंड पर,
कोई बात नहीं, रिएक्शन मिला किस पर, फिर आपने क्या किया था, इसके कंपोनेंट्स तोड़ दिए थे, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। हम बहुत तेज है। और इस आदमी का वेट किधर है, अब ये आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा पैर पर लगे दोनों, तो वो बैलेंस, और ये आर कॉस थीटा इसको कहाँ लेके चला जाएगा, आगे की तरफ। ये तो हो रहा है। और न्यूटन के थर्ड लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रॉकेट कैसे चलता है, स्विमिंग कैसे करते हो, पानी को पीछे एक्शन लगाते हो तो आपकी बॉडी आगे जाती है। रॉकेट गैसेस पीछे फेंकता है, रिलीज नहीं होती है, फेंकता है तो एक्शन लगता है तो रिएक्शन ऊपर को मिलता है। ये सारी चीज़ें हुई। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जितना मोमेंटम डाउनवर्ड मोमेंटम गैसेस का है उतना ही अपवर्ड मोमेंटम रॉकेट का रहता है। तो गैसेस जितना तेजी से फेंकोगे उतना ही तेजी से रॉकेट भी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है ना। कभी मिसाइल वगैरह छुट्टी देखी है, एक बार लॉन्च वॉन्च दिखाते हैं, अग्नि 5 का टेस्ट हुआ ये हुआ, तो वो जब सीधी जाती है वो मुड़ती कैसे, कभी गौर से देखा भाई, उसको ऐसे उन्होंने ऊपर को छोड़ दिया, हाँ बिल्कुल। तो वो जब इनको इधर मोड़ना होता है तो यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, समझ लो, उसमें से गैसेस को तेजी से यूँ रिलीज करते हैं, तो गैसेस पे एक्शन लगेगा तो ये रिएक्शन किधर को मिलेगा, यूँ टिल्ट हो जाएगा, यूँ टिल्ट हो जाएगा। तो जिस भी डायरेक्शन में मोड़ना होता है उस हिसाब से लोग यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है। हाँ जी, पहले बेंच पे जो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, आपको हमने क्रेन से उठा के ऐसी जगह बिठा दिया है जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, और बाहर आने के लिए आपसे कह रहे हैं कैसे आओगे। जहाँ फ्रिक्शन नहीं है ऐसी जगह हमने बिठा दिया क्रेन से आपको ले जाकर, आप बताइए बाहर कैसे आए। आज 7 से 8 रोकूंगा और नहीं बाहर आए तो जल्दी बोलो, हैं चल तो सकते ही नहीं आप, फ्रिक्शन के बिना चलोगे कैसे। हाँ जी, 12वीं वाले बता सकते हैं कैसे बाहर आओगे। फ्रिक्शन लेस सरफेस पर बिठा दिया गया है, उड़ के अच्छा कैसे बाहर आओगे, सही कह रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही करोगे, बाहर आने का कोई तरीका नहीं है आपके पास। आपने हाथ रख के हाथ फिसल जाए, आपने उठने की कोशिश करी तो फिसल जाओगे, तो आप उठने का कोई चांस है ही नहीं, कुछ भी चांस नहीं है आपके पास। आपका केवल एक तरीका है, आप एक्शन लगाओगे इधर की तरफ को, रिएक्शन मिलेगा पीछे को। अब फ्रिक्शन तो है नहीं, तो आप थोड़ी सी भी फोर्स लगा के, आपकी जेब में अगर कोई भारी सी कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है उसे उठा के एक तरफ फेंको, जैसे आप एक्शन लगाओगे रिएक्शन किधर को मिलेगा, पीछे को। अब रोकने वाला तो कोई है नहीं, आपको वो फ्रिक्शन तो आपने कितना कर रखा है, 0। तो आप धीरे 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 सरकते हुए निकल आएंगे। ठीक है ना। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम ये आपके एग्जाम में आएगी, इसे करिए प्लीज। टाइम देना कितना होगा, 1 मिनट। चलो फिर से नहीं करते, कल करेंगे। परसों की क्लास में बहुत कुछ नया हो जाएगा शुरू से। आज तो खेल कूद चल रहा था, मतलब जब भी आओ